हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत हूँ। गांधी युग की सीरीज़ का ये पार्ट तीसरा है, जिसमें मैंने स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन को लिया है। तो इस टॉपिक संबंधित किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी डाउट बता सकते हैं और कॉल करके मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो हम आज आपसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं। जेल में अस्वस्थ होने के कारण गांधी जी की सज़ा पूरी होने से पहले उन्हें कब रिहा कर दिया गया? तो 5 फरवरी 1924 को। तो पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन में डाउट था बच्चों को, तो पूछा था कि सर गांधी जी को 12 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और 18 मार्च 1922 को गांधी जी पर अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी और अस्वस्थ होने के कारण सज़ा पूरी होने से मतलब पहले ही उन्हें 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया था। तो वो जो वीडियो में डाउट था कि 12 मार्च या 10 मार्च, तो वो 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और 18 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी पर केस चला था। किसके केस में? ब्रूमफील्ड की उसमें अदालत में मुकदमा चला गया था और 6 वर्ष की सजा देने के बाद उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया था। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। गांधी जी की अनुपस्थिति में 1922 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी की अनुपस्थिति में कहाँ हुआ था? गया कहाँ पर है? बिहार में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। आपको याद रखना है इस बातों को, ध्यान से। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में 1922 में कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने बताया था किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। अब मैंने आपको बताया चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानता है या उपनाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछता है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु के नाम से किसे जाना? दोनों कन्फ्यूजन लगता है। दीन बंधु के नाम से CF एंड्रू को, किसके? CF एंड्रू को जाना जाता है और देश बंधु के चित्तरंजन दास। तो दोनों में अंतर है लेकिन दोनों लगते सेम हैं। तो आपको दोनों को अलग अलग नोट करके रख लेना कि देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज। और ऐसे कई उपनाम हैं, जैसे लौह महिला के नाम से किसी जानता है दुर्गाबाई देशमुख को, लौह पुरुष के नाम से किसी जानता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कई व्यक्तियों को उपनाम है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में काउंसिलिंग में प्रवेश को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया और चुनावों का बहिष्कार करने वाले क्या कहलाए? नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के जेल में जाने के बाद गांधी जी को फॉलो किया और जिन्होंने गांधी जी को फॉलो नहीं किया और उनकी बातों को नहीं माना, वो कहलाए अपरिवर्तनवादी। आपसे पूछेगा अपरिवर्तनवादी व्यक्ति कौन कौन से थे? क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के जेल जाने के बाद भी कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं किया और कांग्रेस की जो नीतियाँ थीं उन नीतियों को जारी रखा, जैसे सूद काटना, चरखा चलाना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना। इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपने आप को किसमें किया हुआ? कांग्रेस के एक ऐसे मोड़ पर जहां कांग्रेस टूट गई थी उसको बचाए रखा। तो अब आपसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आप परिवर्तनवादी कौन से थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, परिवर्तनवादियों ने किसके नेतृत्व में अप्रैल 1923 में नागपुर सत्याग्रह चलाया? तो किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यहाँ पर गलत लिख गया है नागपुर सत्याग्रह, तो किसके नेतृत्व में चलाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया। इस सत्याग्रह को आपसे पूछेगा, इस सत्याग्रह या नागपुर सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किस सत्याग्रह में, किस आंदोलन में नागपुर चलो का आह्वान दिया गया, नारा दिया गया? तो किस आंदोलन में? नागपुर आंदोलन में दिया गया अप्रैल 1923 में। जैसे मैं आपको बताऊंगा, गांधी में समझौता हुआ था 5 मई 1923 को, तो गांधी समझौता कहते हैं, उसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब किस परिवर्तनवादियों ने किसके नेतृत्व में नागपुर चलो का नारा दिया? तो किसके नेतृत्व में दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दिया था। किस आंदोलन में दिया था? नागपुर सत्याग्रह आंदोलन में दिया था। तो सारी बातों को कोऑर्डिनेट करिए और इस चीज़ को मिस्टेक हुई उसे सही कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
1922 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में काउंसिलिंग में प्रवेश को लेकर मतभेद हो गया। चुनाव में भाग लेकर सदन में अंग्रेजों का विरोध करने वाले का प्रस्ताव देने वाले क्या कहलाए? प्रो चेंजर या परिवर्तनवादी। अब परिवर्तनवादी की क्या उद्देश्य था कि हम ऐसा करें कि सदनों में जाकर विधान परिषद में जाकर, उस समय विधानसभा थी, तो उनमें जाकर विधानमंडल में जाकर अंग्रेजों के जो प्रस्ताव है उन्हें खारिज करें या उनका विरोध करें। तो ऐसे लोग क्या कह रहे हैं? परिवर्तनवादी। अब आपसे पूछ लेता है परिवर्तनवादी इनमें से कौन था या इनमें से परिवर्तनवादी कौन कौन था? तो आपको मैं बता दूँ, चित्तरंजन दास परिवर्तनवादी थे, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, MN अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इस प्रकार के लोग थे जिन्होंने सदन में रह के अंग्रेजों के प्रस्ताव का विरोध किया। लेकिन वायसराय के पास वीटो पावर होने के कारण इन्होंने जितने प्रस्तावों का विरोध किया था वो सही प्रस्ताव को पास करा देता था। किससे? अपनी वीटो पावर की वजह से। इसी वजह से इनके द्वारा जो किए गए काम रहे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी व उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी गई? सितंबर 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में कि कांग्रेस टूटती आई थी, तो कांग्रेसवादियों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो स्वराज पार्टी है उसके कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। अब आपसे पूछेगा कि जो 1923 के जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। अब आपसे पूछा सबसे कम युवा अवस्था में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और कब बने थे? 1923 के अधिवेशन में। 1923 के अधिवेशन में जो बने थे वो कौन सा अधिवेशन था? विशेष अधिवेशन था। लेकिन पहली बार बनते हैं 1940 में बनेंगे, जब सबसे 41 से 40 की भी समय लंबे समय तक रहेंगे, वो अलग बात क्वेश्चन है, लेकिन ये है आपको पहली बार। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश को लेकर मतभेद हो गया। चुनाव में भाग लेकर सदन में अंग्रेज विरोध नीति का प्रस्ताव देने वाले ने किस पार्टी का गठन किया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का। तो ये मान सकते हैं स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मुख्य रूप से किसकी असफलता का परिणाम था? तो किसकी असफलता का परिणाम? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का परिणाम था। जैसे भगत सिंह थे जो असहयोग आंदोलन को मानते, गांधी को फॉलो करते, बाद में उनके विरोधी हो गए या मान लो उन्हें नहीं मानते थे। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए किसने कांग्रेस के अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया था? चित्तरंजन दास ने। कब बने थे? 1922 में गया के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो उसके पद से इन्होंने त्यागपत्र देकर अब क्या होता, नया पार्टी बनाई। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब और किस स्थान पर की? तो 1924 में बेलगांव में की थी। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, अंतिम बार भी 1924 में बने थे। आपको ये बात याद रखनी है कि गांधी जी ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मतलब सदस्य रहे, सॉरी अध्यक्ष तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1934 में, लेकिन कांग्रेस के औपचारिक सदस्य रहे और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सारे कार्यक्रम किए, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बात छोड़ो आंदोलन, लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन में किस छोटी बच्ची के कन्नड़ गीत को सुनकर महात्मा गांधी भव विभोर हो गए या भावुक हो गए? तो गंगूबाई हंगर के गीत को सुनकर भावुक हो गए गांधी जी। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1916 में हुए एक कांग्रेस एवं मुस्लिम की कांग्रेस से किस अधिवेशन में अलग हुई? 1916 में हुए थे, किसकी वजह से हुए थे? अधिवेशन और बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम और गरम दल को दोनों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 1924 के बेलगांव अधिवेशन में दोनों अलग हो गए। अब आपको ये भी पता है कि अलग होने का रीज़न क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना, सबसे बड़ी बात थी कि जिन्ना अलग हो गए थे और जो कांग्रेस थी वो टूटती जा रही थी।
गांधी जी जेल में थे, तो जेल का छूटने के बाद तो कांग्रेस का पद छोटा होते आया था। मतलब उनके जो थे वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम के साथ काम करें, सांप्रदायिक रूप से अलग चाहते थे, तो इसी वजह से कांग्रेस में अलग हो गए मुस्लिम से। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी सामान्य रूप से किस नाम से जानती है? तो किस नाम से आती है? स्वराज पार्टी। ये मैंने बताया था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किस नाम से जानती है? स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वराज पार्टी की स्थापना में किन किन लोगों का योगदान है? तो किन किन लोगों का योगदान है? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, NC केलकर, विट्ठल भाई पटेल, NM अंसारी, नरसिंह चित्तामन केलकर, इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अब आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? जनवरी 1923 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। अब स्वराज पार्टी के संस्थापक सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये हरियाणा के एग्जाम पूछ रहा था। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब इसके स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप लिख लेना कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई? जनवरी 1931 में, 31 जनवरी 1923 में हुई थी। इसको अलग से नोट कर लेना। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इसके प्रथम महासचिव या सचिव कौन से थे? तो मोतीलाल नेहरू। तो इन सारी बातों को आप अलग नोट करके रखिए, जिससे कि आपको प्रश्न भी समझें और इन चीज़ों को आपको ध्यान से अलग से ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1923 के सामान्य चुनाव में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, किंतु स्वराज पार्टी ने भाग लिया। सही बात थी। स्वराज पार्टी ने सेंट्रल में 145 सीटों में से कुल कितनी सीटें प्राप्त की? 41 सीटें प्राप्त की। बहुत बड़ी जीत थी उनके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जब बताएंगे डिटेल से। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी को किस राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला? मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में स्वराज पार्टी बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक। अब बम्बई एवं संयुक्त प्रांत में संतोषजनक इन्हें सफलता मिली, मतलब इन्हें ठीक ठाक सफलता मिली। लेकिन कुछ राज्यों में इन्हें सफलता नहीं, जैसे बिहार में कई राज्यों में इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन जब जब केंद्र में इनकी जब बनी थी, सीटें मिली थी 41, तो इनके विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष बनते या लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अब चलते हैं 1925 में स्वराज पार्टी के कौन से सदस्य सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त हुए? मैंने बताया था विट्ठल भाई पटेल, क्योंकि उन्हें 101 में से 141 सीट 101 में से ओनली 41 सीटें प्राप्त हुई थी। अब आपसे पूछ सकता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक बाइट। कौन थे? फ्रेडरिक बाइट थे। अब आपसे पूछता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। या पूछ सकता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। दो क्वेश्चन हो गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल कब बने थे? 22 अगस्त 1925 ईस्वी को बने थे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब चाहते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने किस वर्ष स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया? 1924 के अधिवेशन में इन्हें स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस टूट ना जाए, इसीलिए दोनों ने मिलकर काम किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस समझौते के तहत स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अंग स्वीकार कर लिया है? गांधी-दास पैक्ट के तहत। अब आपसे पूछे गांधी-दास पैक्ट कब हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से रखना, इसको लिख भी लेना, नोट कर लेना। तो गांधी-दास पैक्ट 6 नवंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। कब? 6 नवंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें गांधी दास की जो शर्तें थी कौन कौन सी? असहयोग आंदोलन अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा, मतलब जो असहयोग आंदोलन चला था उसे राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। दूसरा, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा के अंदर कार्य कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। तीसरी, इस पैक्ट की पुष्टि गांधी जी के अध्यक्षता में संपन्न 1924 के बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में हुई। इसने परिवर्तन एवं अपरिवर्तन के मध्य आपसी विश्वास की आधारशिला रखी। चौथा, गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन को संगठित कर पूरे देश में चरखा एवं खादी का प्रसार किया। ये शर्तें थीं, इनको आप नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं? ये नारा किसने दिया था? ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। स्वराज आम वर्गों के लिए होना चाहिए, किसने? CR दास जी ने कहा था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1923-24 ईस्वी में संपन्न स्थानीय निकाय एवं नगर पालिकाओं के चुनाव
कांग्रेस के सदस्य राजेंद्र प्रसाद किस शहर के मेयर निर्वाचित हुए? पटना के। आपसे तो पूछ लिया मेयर के। आपसे पूछे अहमदाबाद के मेयर कौन चुने गए थे? विट्ठल भाई पटेल। आपसे पूछे इलाहाबाद के मेयर कौन चुने गए थे या कौन जीत बने थे? जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता के मेयर कौन बने थे? CR दास। तो इस प्रकार आपको सभी मेयर जो कहाँ कहाँ बने थे उनका नाम याद रखना है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस भी जीते थे। सुभाष चंद्र बोस एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी रहे। तो मतलब ये है कि कांग्रेस ने पहले तो चुनावों का बहिष्कार किया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने चुनावों का लड़ने का निर्णय किया और स्वराज पार्टी को भी दिया। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1925 में थल सेना के भारतीय एकीकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया? स्किन समिति या इंडियन सैंडहर्स्ट समिति का गठन किया गया। अब इस समिति के सदस्यों के नाम आप ध्यान से सुनिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रू स्किन थे। अब इसमें अन्य भारतीय सदस्य पूछे तो आपको भारतीय सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, रामास्वामी अयंकर, M चंद्र राव और मोतीलाल इस समिति के सदस्य कब बने थे? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोतीलाल नेहरू इंडियन सैंडहर्स्ट समिति के सदस्य कब बने या स्किन समिति के सदस्य कब बने या सदस्यता कब ग्रहण की? तो 1925 ईस्वी में इस समिति के सदस्य बने थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्वराज पार्टी की प्रमुख उपलब्धियाँ। तो स्वराज पार्टी ने कितने कितने ऐसे कार्य किए थे जो उनकी उपलब्धि थे। ये बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे। ये परिणाम स्वरूप वायसराय को अपने विशेष अधिकार द्वारा इसे पारित करना पड़ता था। इस तरह उन्होंने नए विधानमंडल का असली चरित्र उजागर किया। आप देखिए नेक्स्ट, स्वराजवादियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। ये बात दूसरी। तीसरी, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1924 में मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई या करवाना। अब इसमें मुंडीमैन समिति में अध्यक्ष कौन थे? सर अलेक्जेंडर मुंडीमैन। ये 10 थे। ये कौन थे? गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में गृह सचिव थे। अब इसमें पूछता है मुंडीमैन समिति में भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो उन सदस्यों के नाम लिखिए। स्वामी अयंकर एक व्यक्ति, तेज बहादुर सप्रू दूसरे भारतीय सदस्य, तीसरे मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरे चौथे विजय चंद्र मेहता। ये 4 व्यक्ति थे मुंडीमैन समिति के सदस्य। अब चौथा इन्होंने स्वराजवादियों को पा दिया कपास पर लगे उत्पाद शुल्क की समाप्ति व नमक कर में कटौती की। 5वां, श्रमिक व मजदूरों संघों के लिए कार्य किए कि मजदूर संघ बने। 5वां, 1925 में विट्ठल पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। मतलब आप समझ सकते हो कि स्वराजवादी पार्टियों की उपलब्धियाँ थी, लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या थी कि जो भारत के वायसराय थे उसको वीटो पावर प्राप्त थी। अब वीटो पावर प्राप्त होने की वजह से क्या होता था, जो भी बजट लाते थे उसको अस्वीकार कर देते, लेकिन गवर्नर जनरल अपनी पावर की वजह से उसको पास करा लेता था। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेतन की मृत्यु के बाद बंगाल किन 2 गुटों में बट गया? तो किन गुटों में बट गया था? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चेतन की मृत्यु कब हुई थी? 16 जून 1925 को अनुसूचित समिति और युगांतर समिति के 2 गुटों में बट गया था। अब सोचिए आप, अनुसूचित समिति जो था इस गुट का नेतृत्व किसने किया था? जितेंद्र मोहन सेनगुप्त ने किया था। दूसरी, युगांतर समूह का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहाँ पर? बंगाल में। तो चेतन की बात, बंगाल किन 2 गुटों में बट गया? अनुसूचित समिति और युगांतर। आपसे युगांतर का किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आपसे पूछेगा। और अनुसूचित समिति का सेनगुप्त ने किया था, जो बाद में गांधी जी इनका उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 16 जून 1925 ईस्वी में चेतन दास की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी जी ने चेतन दास का राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? अभी मैंने बताया JM सेनगुप्त को, जो कौन थे? अनुसूचित समिति के गुट का नेतृत्व किया था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेतन दास को अपना राजनीतिक गुरु किसने माना था? अपना राजनीतिक गुरु? सुभाष चंद्र बोस ने चेतन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अब आपको मालूम है कि ये राजनीतिक गुरु थे, और आगे मैं आपको कुछ और बताऊंगा। पहले वीडियो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तराधारी शासन सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई? तो आपको पता है साइमन कमीशन की नियुक्ति गई। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? आप सुन लीजिए ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझना और पूरा डिटेल लिखना।
ठीक है। साइमन कमीशन की घोषणा 1919 के एक्ट की धारा 84 आ के तहत, इसे नोट करना, 84 आ के तहत ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। 1927 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बाल्डविन जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उन्हें डर था कि जो इंग्लैंड में चुनाव होने वाले 1928 में उनकी पार्टी हार सकती है। हार गई तो लेबर पार्टी भारत को शुरुआत दे सकती है, इसीलिए उन्हें डर था। इसीलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले, क्योंकि उन्हें मालूम थी कि अगर लेबर पार्टी आई तो भारत को स्वास्थ्य दे देगी और आगे चल कर भारत ब्रिटेन से का राज भी समाप्त हो जाएगा, भारत से ब्रिटेन का राज समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन नियुक्ति करने का प्रावधान किया। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं था कि इनका और कुछ था। इनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन में विरोधी सत्ता पार्टी बैठी है, उस विरोधी सत्ता पार्टी को मौका ना दें। इस वजह से इन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, साइमन कमीशन नियुक्ति कब की गई? 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति गई। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। पहली बार 3 फरवरी 1928 को आया और कब तक? 31 मार्च 1928 तक भारत में रहा। और दूसरी बार साइमन कमीशन भारत में कब आया? 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी में आया। अब कब तक रहा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी तक भारत में रहता है। अब आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जब आता है तो इसका कितना विरोध होता है। लखनऊ में विरोध होता है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, लाहौर में आपको पता है किसके अध्यक्षता में होता है? लाला लाजपत राय की, जिसकी में लाठीचार्ज सांडर्स के कहने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इन बातों को ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। तो अब इन सदस्यों के नाम लिखिए। सर साइमन इसके अध्यक्ष थे। अब ये आपसे पूछता है किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। दूसरे क्लीमेंट एटली जो भारत को स्वतंत्रता के समय भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो ये किस पार्टी थे? लेबर पार्टी। तीसरे व्यक्ति थे कडेगम, ये किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। चौथे थे लेनफॉस, कौन पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। 5वें थे हैरी लेवी लॉसन, ये किस पार्टी से? समझे? कंजर्वेटिव पार्टी से। 6 थे डोनाल्ड हार्वर्ड, किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। 7 में थे बर्नार्ड हार्टसॉन, किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। तो 3 व्यक्ति साइमन कमीशन लेबर पार्टी से संबंधित थे और 4 व्यक्ति थे कंजर्वेटिव पार्टी। तो तीनों व्यक्तियों को आपको लेबर पार्टी संबंधित थे, तीनों व्यक्तियों को नाम अलग से लिखिए कि लेबर पार्टी संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे। अब लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन में किसी भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया, इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सारे सदस्य इसमें कौन थे? अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि भाई भारतीयों के, इसलिए इनका विरोध किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान बना रहे हो, इसमें कोई भारतीय नहीं है। और साइमन कमीशन के सुझाव पर किसी भारतीय को सदस्य नहीं रखा गया। बहुतों ने उसका विरोध किया साइमन कमीशन को, बहुतों ने इसका पक्ष लिया। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं 11 दिसंबर 1927 ईस्वी को किस स्थान पर हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया? किस स्थान पर? इलाहाबाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के मुंबई पहुंचने पर काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ अली मेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले दल कौन कौन से थे? आपको पता है, मैंने अभी बोला था कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और किसान, ये इन्होंने विरोध किया। अब देखो मुस्लिम लीग ने जो विरोध किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद अली जिन्ना वाली ने मुस्लिम लीग का विरोध किया था। तो इन सभी का विरोध करने वालों का नाम आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, वो बताएंगे। अब देखो साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले दल, जस्टिस पार्टी मद्रास वाली, यूनियन पार्टी पंजाब वाली, ऑल इंडिया शेड्यूल अछूत फेडरेशन, मतलब अम्बेडकर जी ने इसका समर्थन किया, ये बात। चौथा केंद्रीय सिख संगठन और 5वां मुस्लिम लीग, मैं इसलिए आगे पीछे बोला है, इसमें मोहम्मद शरीफ के नेतृत्व में इसका समर्थन किया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व लाहौर में किसने किया था? तो लाहौर में किसने किया था? लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया था लाहौर में। और इस दौरान उन्हें पर 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करे थे। और इस दौरान सांडर्स के कहने पर लाठीचार्ज के दौरान
उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने मरने से पूर्व कहा था, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कांड के द्वारा हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान हुई थी। एक समय लग गया था, 1 महीने कम से कम हो गया था, लेकिन 15-20 दिन। लेकिन जब उनकी लाठीचार्ज की गई थी तो इसी का बदला तो लिया था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, जब उन पर लाहौर कांड चला था, जिनको फांसी दी गई थी, इसी के विरोध था। क्योंकि जब लाहौर में वो विरोध कर रहे थे, लाला लाजपत राय जो नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय भगत सिंह, सुखदेव वो भी इनके विरोध कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का। तो उनके सामने ही लाला लाजपत पर लाठी चार्ज किया हुआ, आपने मूवियों में भी देखा होगा, वो सीन दिखाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं किसने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था। तो किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू। देखिए, अब लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कई लोगों ने शोक प्रकट करते हुए कहा था। देखो, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए किसने कहा? एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया है। तो किसने कहा? सर साइमन ने। ठीक है, ये बात थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। अब ये सुनिए बात, किसने? महात्मा गांधी ने कहा था, या किसने कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। तो किसने कहा था? गांधी। ऐसा पूछा था आपसे, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? किसके नेतृत्व में, किसके उस पक्ष में दिया है? लाला लाजपत के पक्ष में दिया है। और किसने दिया है? गांधी जी ने दिया है। तो दोनों बातों को आपको रखना है कि किसने कब और कहाँ कहा है। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था? प्रिंस एवं पीस मेकर्स का है। लाला लाजपत ने क्या कहा था के बारे में? गांधी जी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक तारा डूब गया है। तो ऐसी स्टेटमेंट आ जाते हैं एग्जामों में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, 27 मई 1930 को, आपको डेट याद रखनी है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, या अब इनकी बातें सुनिए। 1919 ईस्वी के भारत अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। दूसरा, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। तीसरा, केंद्र में भारतीयों का कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। 14, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार नियंत्रण में, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है। बर्मा को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। छठा पॉइंट, प्रांतीय विधानमंडल में सदनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। 7वीं बात, मताधिकार का विस्तार करने अर्थात इसे 2.8% से 10 से 15% तक बढ़ा दिया जाए की बात कही। गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें, जैसे जैनी, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इनके प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनर्परीक्षण के लिए एक संविधान की आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और भारत के लिए एक ऐसे लचीले संविधान बनाए जो स्वयं से विकसित हो। तो साइमन कमीशन की बहुत सारी बातें ठीक भी थी और बहुत सारी बातें गलत थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोधकारी यह था कि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया? किसने बताया? सर शिव स्वामी अय्यर ने इस रिपोर्ट को बताया। तो अय्यर आधा आएगा, तो ये पूरा लिख गया है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसको रखना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक किसने बताया था? सर शिव स्वामी अय्यर ने। अब आपको पता है सर स्वामी अय्यर किसके अध्यक्ष सदस्य रह चुके हैं? तो किसके? मुंडीमैन समिति के सदस्य रह चुके हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं। किसी स्टूडेंट को भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है, कॉल कर सकता है, संबंधित कोई भी। आप अपनी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।